Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. So children, today I am going to explain Unit 6 from your book Behind, and the name of the chapter is My Childhood. So in this chapter, the author has described about his own childhood. So who is the author? Do you know about the author? Dr. APJ Abdul Kalam, the Missile Man of India, the President of India, is the author of this chapter. So this chapter is in your book, and this has been taken from Wings of Fire, which is the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. So children, do you know what is an autobiography? क्या आप जानते हैं ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं, बायोग्राफी किसको कहते हैं? So there is a minor difference between biography and autobiography. Do you know what do you mean by auto? Auto means self. If a person writes his own life history, then that is the autobiography. And if life history of a person is written by others, that is the biography. So the Wings of Fire is the autobiography of our President Dr. APJ Abdul Kalam. So in this chapter, he has talked about his childhood, about his family, about his friends, and about his society. So everything regarding his childhood you will get in this chapter. तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका चैप्टर माय चाइल्डहुड. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो चूंकि ये चैप्टर बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तब आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा जानते हैं अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनकी ये आत्मकथा है. So let's start first part of the chapter, My Childhood. So we will know about the author who has written this My Childhood. So Abul Pakir Janul Abdul Kalam was an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और उन्होंने 2002 से 2007 तक 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सर्व किया. ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन रामेश्वरम, तमिलनाडु, स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग. इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, इनका पालन पोषण भी यहीं हुआ, और उसके बाद इन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. So he was born on 15th October 1931 and unfortunately he left for his heavenly abode on 27th July 2015. He was the 11th president and he was also known as Missile Man of India. इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं for his work in the field of rocket science. मिसाइल मैन इन्हें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने रॉकेट साइंस के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, जो अभी तक किसी इंडियन ने नहीं किया था. एज अ पोएट एंड ऑथर ही इंस्पायर्ड एवरीवन, स्पेशली चिल्ड्रन. और एक पोएट और ऑथर के रूप में इन्होंने बहुत अधिक इंस्पायर किया, खास करके बच्चों को, क्योंकि कलाम जी को बच्चों से बहुत लगाव था और इन्हें शिक्षा से इतना लगाव था कि इन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्षण भी IIM शिलोंग में गुजारा और व्याख्यान देते वक्त ही इनकी मृत्यु हुई. यानी जीवन का एक एक क्षण इन्होंने शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया. सो वी विल ट्राई टू रीड हिज ऑटोबायोग्राफीज. तो हम लोग इनकी ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ेंगे, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं My Childhood, this is a part of the autobiography of Dr. Kalam, The Wings of Fire. So before we read, there are some topics on which we have to think before starting the chapter. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पहले हम सोचेंगे, तब चैप्टर को पढ़ेंगे.
कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैज ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो कि एक स्टेट्समैन भी हैं? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, इनके प्रोजेक्ट्स जो स्पेस के, डिफेंस के, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, इन्होंने इंडिया को हेल्प किया कि 21st सेंचुरी में हम जो है सो वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरे। हमारे ऊपर बहुत से देशों ने प्रतिबंध लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन डॉक्टर कलाम और उनकी टीम की वजह से हम न्यूक्लियर परीक्षण करने में सफल रहे और हम भी उन देशों में शामिल हो गए जिन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण किया है। तो ये जो है इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। Children, do you know the difference between biography and autobiography? Auto means self. So if a person write about his life history by his own, that is autobiography. जब कोई व्यक्ति अपने से अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। A biography is the life history of a people written by other. जब किसी आदमी की लाइफ हिस्ट्री को कोई दूसरा आदमी लिखता है उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। तो ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है, द विंग्स ऑफ फायर, यानी ये जो है सो डॉक्टर कलाम की आत्मकथा, इसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो आई विल explain it line by line and I will also give in the word meaning of the difficult words. मैं इसे लाइन बाय लाइन तो आपको समझाऊंगी और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनके मीनिंग्स भी डाले हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. इनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम में, जो कि erstwhile मीन्स फॉर्मर, भूतपूर्व, जो कि भूतपूर्व मद्रास स्टेट था, मीन्स रामेश्वरम उसमें मद्रास स्टेट का पार्ट था। My father जैनुल अबदीन had neither much formal education nor much wealth. ये कहते जो इनके पिता जैनुल अबदीन थे, उनके पास न तो फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा थी, न ही उनके पास धन ज़्यादा था। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. लेकिन ये जो डिसएडवांटेज थे, ये जो कमी थी, यानी वो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत संपत्ति वाले नहीं थे, यानी बहुत अमीर नहीं थे, इन सब के बाद भी उनमें कुछ इनेट यानी इनबॉर्न, जन्मजात कुछ उनमें गुण थे। वो था विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और जो आत्मा की उदारता कहते हैं वो उनमें थी। उदारता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। He had an ideal helpmate in my mother Ashima. Helpmate means helper, assistant, सहायक। तो ये कहते हैं कि आइडियल मीन्स कह सकते हैं कि उपयुक्त। तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि इनके पिता को एक आइडियल हेल्पमेट मिली, एक कुशल सहायक मिली, एक अच्छी पत्नी मिली जिनका नाम आशिमा था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे। ये कहते हैं कि मैं याद नहीं कर पा रहा कि वास्तव में कितने लोग मेरे घर प्रतिदिन खाते थे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। कहते लेकिन इतना तो मुझे विश्वास है कि जो बाहर के लोग थे वो ज़्यादा थे और जो घर के लोग थे वो कम थे, यानी घर वालों से अधिक बाहर के लोग खाना खाते थे और इनकी माँ उन सबको खिलाती थी। तो आप समझ सकते हैं इनकी माँ कितनी उदार थी, जो अपने पति के नेक कार्यों में उनकी सहायता करती थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. ये कहते हैं कि मैं जो था एक साधारण सा लड़का था, अनडिस्टिंग्विश्ड, बिल्कुल मामूली सा, साधारण सा, एक जनरल लुक थी मेरी। जबकि मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पेरेंट्स कैसे थे? वो टॉल और हैंडसम थे, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस है इनके पेरेंट्स की वो इन्हें नहीं मिली थी। जो फादर की जो टॉल पर्सनैलिटी है, जो हैंडसम लुक है, वो इन्हें नहीं मिला था। ये कहते हैं कि मैं एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा था जो कि एक हैंडसम पेरेंट्स
की संतान थी। लेकिन इन्हें भले फिजिकल अपीयरेंस ना मिले हो अपने पेरेंट्स का, लेकिन जो इनके पेरेंट्स की जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ थी, ट्रूथ, विजडम, काइंडनेस, ये सब इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। We lived in our ancestral house. Ancestral हम कहेंगे जो कि generation by generation हमें मिलती है, पैतृक, which was built in the middle of the 19th century. अब वो जो घर था इनका वो 19th century के मिडिल में बना था, और आप देख सकते हैं उस घर को इनोवेट करके कर दिया गया है, कलाम हाउस उसका नाम दिया गया, उसे इनोवेट कर दिया गया है और अभी लोग उसे देखने आते हैं। It was a fairly large पक्का हाउस made of limestone and brick. और ये एक बड़ा सा पक्का घर था जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक का बना हुआ था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरी। जो इनके पिता थे वो इनएसेंशियल, जो कि अनावश्यक लग्जरीज है, जो विलासिता का सामान है या जो कंफर्ट्स है, उसको वो अवॉइड करते थे। यानी जो जीवन के लिए आवश्यक है ये केवल उसी को उपयोग करना पसंद करते थे इनके पिता। However, all strict necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. लेकिन ये कहते हैं कि जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं थी, चाहे वो भोजन हो, दवाइयाँ हो, कपड़े हो, ये सारी चीज़ें इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाती थी इनके अभिभावक के द्वारा। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. अब ये कहते हैं कि मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो मेरा चाइल्डहुड था बहुत सिक्योर था, बहुत सुरक्षित था। कैसे? मेटीरियली, यानी आर्थिक रूप से, यानी जो भी हमारे निजी उपयोग की वस्तुएं इन्हें भरपूर मात्रा में मिली, उसमें इनके अभिभावकों ने कोई कमी नहीं होती। एंड इमोशनली, भावनात्मक रूप से, यानी इन्हें अपने माता पिता से जो है सो भरपूर प्यार मिला, देखभाल मिली। एक कह सकते हैं कि केयरिंग पेरेंट्स थे इनके फादर मदर, इसलिए कह सकते हैं कि जो इनका चाइल्डहुड था वो इमोशनली भी सेफ था, ये भावनात्मक रूप से भी सुदृढ़ हुए, क्योंकि इन्हें एक अच्छा बचपन मिला, एक अच्छा परिवेश मिला, अच्छा पालन पोषण मिला। द थर्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old. अब ये कहते हैं कि जब 1939 में थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय मैं 8 साल का था। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. और कुछ कारणों से जो कि इन्हें कभी पता नहीं चला कि अचानक से मार्केट में जो टैमरिंड सीड्स यानी इमली होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ई से इमली खट्टी होती, तो इमली जो होती है वो एक फल का रूप से कह सकते हैं जो कि खट्टी होती है, और लोग इसे चटनी बनाने में, सांभर में भी उपयोग करते हैं, यानी खट्टापन लाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो उसके बीजों की अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ गई। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। अब ये क्या करते थे कि इमली के बीजों को कलेक्ट करते थे और जो जनरल स्टोर था मॉस्क स्ट्रीट में, ये वहाँ बेच आते थे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. अब देखिए ये कहते हैं कि जो पूरे दिन का कलेक्शन था उससे मुझे क्या मिलता था? प्रिंसली सम 1 आना का। प्रिंसली सम मतलब क्या हो गया? प्रिंसली सम मीन्स अ रॉयल अमाउंट, राजसी, शाही कह सकते हैं, बहुत अच्छा कह सकते हैं, ऑफ 1 आना। देखिए उस समय क्या था कि जो रुपया चलता था वो 16 आने का 1 रुपया होता था। आप लोगों ने तो आना नहीं देखा होगा, हमने आना देखा है, 4 आना हम लोगों ने भी देखा है। तो 1 आना होता था, कह सकते हैं कि जो 1 रुपये का 16वां भाग होता था वो हो गया 1 आना। तो उस समय इन्हें लगता था ये बहुत बड़ी रकम है, अ प्रिंसली अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट है जो कि ये अर्न कर रहे हैं। यानी जो बच्चे की बुद्धि होती है, ये उस समय की बात है, और साथ ही उन्हें शायद ये भी खुशी होती होगी कि मैं अपनी मेहनत से इस पैसे का अर्जन कर रहा हूँ। तो इन्हें 1 आने मिलते थे भर दिन, जो इमली के बीज ये कलेक्ट करते थे और उसे प्रोविजन शॉप में देते थे उसके लिए। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in the Dinamani. अब कहते हैं कि जो इनके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन,
तो वो इन्हें स्टोरीज सुनाते थे वार की। और बाद में जिसको ये दीनामणि, जो उस समय का तमिल न्यूज़पेपर था, उसके हेडलाइंस में इन्होंने ट्रेस किया उन सारे न्यूज़ को। Our area being isolated was completely unaffected by the war. अब ये कहते हैं इनका एरिया जो कैसा था, आइसोलेटेड था, मीन्स वो पृथक था, बिल्कुल अलग थलग था, जिसकी वजह से ये वार से अनअफेक्टेड रहा, क्योंकि कोस्टल एरिया था और टाउनशिप से थोड़ा सा दूर था, इसलिए युद्ध का इस पर बहुत कम असर हुआ। बट soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन बहुत जल्द इंडिया को कंपेल कर दिया गया, फोर्स कर दिया गया कि अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करे, और उसके बाद जो है सो कुछ इमरजेंसी के हालात बन गए, यानी कि देश में आपात की स्थिति बन गई, जो सामान्य जनजीवन था उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। कहते जो पहले कैजुअलिटी हुई, कह सकते हैं जो आपात कह सकते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन हुई या जो घटना हुई, ठीक है, जो लॉस हुआ, वो क्या था, वो था कि जो ट्रेन को हॉल्ट जो रामेश्वरम में था, जो ट्रेन रुकती थी रामेश्वरम में, उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी अब ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रुकती थी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्या होता था, चलती ट्रेन से जो है समाचार पत्रों के बंडल फेंक दिए जाते थे रामेश्वरम रोड पे, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच की जगह थी, यानी अब ट्रेन रुकती नहीं थी जिससे कि बंडल उतारे जा सके, तो चलती हुई ट्रेन से ही बंडल्स को फेंक दिया जाता था, और जो होते थे हॉकर्स वो उन्हें कलेक्ट करते थे। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and I, if naturally. अब कहते हैं कि अब इसके कारण जो इनके भाई जो कज़न थे इनके शमसुद्दीन, अब भाई अब उन्हें परेशानी होने लगी कि भाई तो न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंक दिए जाते हैं, अब वो उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, तो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, एक सहयोगी की ज़रूरत थी, एक साथ देने वाली की ज़रूरत थी, जो कि बंडल्स को कैच करे। Naturally, I filled the slot. Filled the slot means I was suitable for the job. Means he was the most suitable person to do that work. यानी वो सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति थे उस काम को करने के लिए, लगा कि ये काम उनके लिए ही है। शमसुद्दीन helped me earn my first wage. और इस तरह से शमसुद्दीन ने इनकी मदद की कि ये अपना पहला वेज अर्न कर सके। Half a century later. और आज जबकि हाफ सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, तो हाफ सेंचुरी यानी उस बात को 50 ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। मुझे अभी भी जो मेरे मन में एक गर्व की लहर दौड़ जाती है, इन अर्निंग माई फर्स्ट मनी द फर्स्ट टाइम, कि मैंने पहली बार अपनी कमाई की, मैंने पहली बार पैसे कमाए, ये सोच करके आज भी मेरे मन में एक गर्व की लहर दौड़ जाती है। एक कह सकते हैं कि एक स्वाभिमान की अनुभूति होती है कि मैंने अपनी वेज अर्न की, मैंने अपनी पहली कमाई की। Every children is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. अब ये कहते हैं कि हर बच्चे ने जो जन्म लिया है उसमें उसे कुछ विशेषताएं तो जैसे कि विरासत में मिलती है, यानी वो विशेषताएं उसे बाय बर्थ मिलती है, उसे वो विशेषताएं अर्न नहीं करनी होती, उसे सीखनी नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जन्म जो होता है किसी खास सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में होता है, किसी खास इमोशनल इन्वायरमेंट में होता है, यानी उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था, जिस सोसाइटी में रहते वो उसका बैकग्राउंड कैसा था, तो इन सब के कारण जो है सो बच्चों में कुछ विशेषताएं आ जाती है जो कि इनबॉर्न होती है, जो उनमें जन्म से ही वो विशेषताएं होती हैं। एंड ट्रेड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और बाद में जो लोग हैं, जो उनका समाज है, जो परिवार है, उसमें कुछ चेंजेस लाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब ये कहते हैं कि अब इन्हें कौन सी विशेषता मिली, तो जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन, एक अपने डिसिप्लिन लाइफ जो होती है, आत्मसंयमित लाइफ, ये इन्हें अपने फादर से विरासत में मिली। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और माँ से इन्हें क्या मिला, माँ से इन्हें स्वभाव की अच्छाई मिली और
दया का भाव मिला, यानी इनकी माँ उतने लोगों को खिलाती थी, इनकी माँ बहुत दयालु थी और इनकी माँ जो है कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरे पास है मैं दूसरों को नहीं दूँ। तो इनकी माँ की जो दयालुता थी, जो देखभाल करने की का स्वभाव था, वो इन्हें अपनी माँ से मिला। So did my 3 brothers and sisters। और जो इनके अन्य 3 भाई बहन थे, उन्हें भी ये सब विशेषताएं अपने माता पिता से मिली। I had 3 close friends in my childhood। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। अब कहते हैं इनके 3 जो है सो क्लोज फ्रेंड थे। हम लोग के बचपन में होते हैं ना प्रिय मित्र, है ना। तो इनके जो 3 सबसे क्लोज फ्रेंड थे चाइल्डहुड के, इनके बचपन के जो 3 सबसे प्यारे दोस्त थे, उसमें थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये बच्चे कैसे फैमिली के थे? बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे। मीन्स ऑर्थोडॉक्स मीन्स दे आर रिजिड टू देयर रिलीजन, दे डोंट वांट टू मेक एनी चेंज, और ये उसमें कोई चेंज करना नहीं चाहते हैं। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्फ। लेकिन बचपन में जो इन लोगों ने आपस में कोई भी भेदभाव महसूस नहीं किया, बिकॉज ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। इनके रिलीजियस डिफरेंस, क्योंकि इनका धर्म अलग अलग था, इनका अपब्रिंगिंग जो है, इनका पालन पोषण अलग माहौल में हुआ था, लेकिन उसके लिए इन्होंने कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। इन्हें आपस में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ कि ये अलग धर्म का है, मैं अलग धर्म का हूँ। अलग धर्म था तो उनके घर में अलग रीति रिवाज थे, अलग कल्चर था, अलग खान पान था, लेकिन उस भेद को इन बच्चों ने कभी आपस में उजागर नहीं होने दिया और उस भेद को कभी ये बच्चे लेकर के नहीं रहे। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अब ये रामानंद शास्त्री जो थे, ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, जो कि रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड फ्रॉम हिज फादर। और प्रीस्टहुड यानी ये जो इनके पिता पुजारी थे, तो उसके बाद ये पुजारी बने। अपने पिता से इन्होंने उस पुजारी के, मुख्य पुजारी के पद को लिया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन जो है सो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चला गया, जो कि पिलग्रिम्स वहाँ आते थे, उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता था, उनके लिए यातायात की व्यवस्था करता था कि वो कैसे घूमेंगे, क्या करेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं परिवहन उद्योग में चले गए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सॉदर्न रेलवेज। और जो तीसरे मित्र थे शिव प्रकाशन, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगे सॉदर्न रेलवेज में। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है कि रेलवे में खान पान की व्यवस्था देखना, तो ये उसमें चले गए। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने आपके सेकेंड पार्ट को इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके नेक्स्ट वीडियो को देखें और पूरे चैप्टर को समझें। सो चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। बाय एवरीवन।